हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दासगुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी के बुक्स को एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, एयर, वायु। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एयर की, वायु की एक लेयर है जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है। उसे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। देखिए, ब्लैंकेट की तरह इसलिए काम करती है क्योंकि ये सन से एक्सेसिव हीट को रोकता है। अगर इस हीट को एटमॉस्फेयर नहीं रोकता तो दिन में हम जल जाते, और रात के समय पृथ्वी के हीट को एटमॉस्फेयर बाहर जाने से रोकता है, जिससे कि पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर पृथ्वी के हीट को नहीं रोकता तो रात के समय हम ठंड से जम जाते। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए, पृथ्वी पर हम सभी लिविंग बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर, वायुमंडल पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। देखिए, एटमॉस्फेयर हम लोगों को सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है और सन के हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. यदि सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। इस चीज को पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने समझ लिया है। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का एक बैलेंस बनाता है, जिसके वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव हुआ है और रहने योग्य हुआ है। अतः ये वो वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम ये होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करके इधर उधर रिफ्लेक्ट करना, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। इसको समझते हैं। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, और ये डॉटेड लाइन एटमॉस्फेयर है। इसी एटमॉस्फेयर में आपका CO2 प्रेजेंट है, और ये सन है। तो सन से जो रेज आती हैं अर्थ के तरफ, इससे अर्थ सरफेस आपकी हीट होगी, और हीट होने के बाद अर्थ सरफेस इसको रेडिएट करेगी। तो कुछ हीट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ हीट को एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ जाने देगा। तो जिस हीट को एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया है, उस हीट की वजह से एटमॉस्फेयर खुद हीटअप हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेयर आपका हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर एटमॉस्फेयर इस हीट को रेडिएट करेगा चारों तरफ। इससे क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहेगी और रहने योग्य बनेगी। अगर एटमॉस्फेयर इस हीट को पूरा जाने देता और एब्जॉर्ब नहीं करता, तो अर्थ फ्रीज हो जाता और यहां पे कोई भी नहीं रह पाता। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर
पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। It is therefore called a greenhouse gas, and without it, the earth would have been too cold to live in. इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। इस चीज को हम लोगों ने इस डायग्राम में समझ लिया है। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का एक बैलेंस बना हुआ था, जिसकी वजह से पृथ्वी न ज्यादा गर्म थी और न ज्यादा ठंडी। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, कार से जो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी बढ़ रही है। और जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, तो ये अर्थ से जो हीट रेडिएट हो रही है, उसको ज्यादा ट्रैप कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इस वजह से पृथ्वी एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जा रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए, यहां पे दो कंडीशन लेके हम लोग समझते हैं। पहला, जो नेचुरल वे में हम लोग के पास था, और दूसरा कंडीशन है आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है और ये आपका एटमॉस्फेयर है। इधर भी आपका ये रहा अर्थ सरफेस और ये रहा आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब पहले नेचुरल कंडीशन को देखते हैं। मान लीजिए नेचुरली एटमॉस्फेयर में 10 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट था, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो अर्थ सरफेस से जो हीट रेडिएट हो रही थी, कुछ हीट को तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा था और कुछ हीट को बाहर जाने दे रहा था। इसके वजह से एक बैलेंस्ड टेम्परेचर क्रिएट हो रहा था। एक बैलेंस्ड वे में अर्थ सरफेस पृथ्वी हमारी गर्म हो रही थी और यहाँ पे रहने योग्य कंडीशंस बन रहे थे, लोग आराम से रह पा रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब इंडस्ट्रीज बनी और एमिशंस स्टार्ट हुए, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस 10 यूनिट से बढ़ के मान लीजिए 50 यूनिट हो गए हैं। 50 यूनिट जीएचजी हो गया है, ये भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब अर्थ सरफेस से जो हीट रेडिएट हो रही है, उन सारे हीट को ये एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होने लग जा रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। देखिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से बर्फ, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, कॉजिंग फ्लड्स इन दी कोस्टल एरियाज। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो इससे सी लेवल राइज होगी और कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। देखिए, इन सब के वजह से हमें क्लाइमेट में भी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। सूखा पड़ने लगेगा, बाढ़ आ जाएगी, भयंकर बारिश होगी। इस वजह से एग्रीकल्चर, कृषि में दिक्कत आएंगी। तो हो सकता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाए आने वाले समय में, ऐसे क्लाइमेट चेंज के वजह से। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर।
देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब कम मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम these gases, tiny dust particles are also present in the air। देखिए, इन गैसों के अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में मौजूद होते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के देता हूँ। इसको आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 78%। फिर इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, जो कि आपका है 21%। थर्ड नंबर पे है आपका आर्गन, जो कि है 0.93%। फोर्थ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है 0.03%। फिफ्थ है अदर गैसेस, और ये आपका प्रेजेंट है 0.04%। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, 0.04%। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद बाकी सारे गैसेस हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। देखिए, एयर में, वायु में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे लंग्स में भी चली जाती है, लेकिन इस फॉर्म में वो नॉन रिएक्टिव होती है, तो ये हमें कोई फायदा भी नहीं पहुंचाती और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती। फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। देखिए, प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से यूज नहीं कर सकते, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। देखिए, प्लांट्स के रूट्स में, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूज करते हैं और उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर सके। इस तरीके से कुछ प्लांट्स, जिनको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। देखिए, ऑक्सीजन एयर में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स सबको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, और ग्रीन प्लांट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन एयर में कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। इफ वी कट ट्रीज, देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब।
देखिए, ऑक्सीजन एयर में कांस्टेंट है, मतलब एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं, तब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है एटमॉस्फेयर में। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। एटमॉस्फेयर में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखिए, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants which make a perfect balance। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे स्लाइड में ही बात की है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil। लेकिन जब हम कोयला, तेल आदि चीजों को जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि इन चीजों को जलाने से एटमॉस्फेयर में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate। देखिए, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी बढ़ती जाएगी और इसका इफेक्ट हमें अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। एटमॉस्फेयर में बैलेंस कैसे बिगड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो इसके दो रीजन है। पहला, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, और दूसरा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इतना हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, When air is heated, it expands, becomes lighter and goes up। देखिए, जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, फैलती है, और गर्म होने के वजह से लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो ऊपर की ओर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी, दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। ठंडी हवा जब भारी होती है और डेंसर मतलब सघन होती है, तो इस वजह से ठंडी हवा में सिंक करने की, नीचे जाने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap। देखिए, मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है और ये आपका सन है। तो सन से सनरेज आ रहे हैं और आपकी अर्थ सरफेस गर्म हो रही है, हीट हो रही है। तो अर्थ सरफेस के पास जो आपकी वायु होगी, हवा होगी, वो आपकी गर्म होने लगेगी और वो गर्म होके हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी, और जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी तो जो ऊपर ठंडी हवा है, वो इस खाली जगह को भरने के लिए नीचे की ओर आएगी। इधर से भी ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी और इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी, और गर्म हवा ऊपर जाके फैलेगी
तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का सर्कुलेशन यहां पे क्रिएट हो रहा है। इसे ही एयर सर्कुलेशन कहते हैं। और जिस जगह से हवा ऊपर की ओर उठती है उस एरिया को लो प्रेशर जोन कहा जाता है, और जिस जगह पे हवा नीचे की ओर आती है उस एरिया को हाई प्रेशर जोन कहा जाता है। इस साइड भी ठंडी हवा नीचे की ओर आ रही है तो इस साइड भी आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। गर्म वायु के ऊपर उठने और आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। ये हम लोगों ने इस डायग्राम में देख लिया। दिस इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए हमारा वायुमंडल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। देखिए इस डायग्राम में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल की परतें दिखाई गई हैं। ये रहा आपका ट्रोपोस्फेयर, ये रहा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये रहा आपका मेसोस्फेयर, ये रहा थर्मोस्फेयर और ये रहा एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। देखिए जहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होके स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है उस जगह को कहते हैं ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। ऐसे ही जहां पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होके मेसोस्फेयर शुरू होता है उस जगह को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, समताप सीमा। और जहां पे आपका मेसोस्फेयर खत्म होके थर्मोस्फेयर शुरू होता है उस जगह को कहते हैं मेसोपॉज, मध्य सीमा। अब इन सारे लेयर्स को एक एक करके आगे के स्लाइड्स में पढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। देखिए ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल सबसे जरूरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, क्योंकि इसी लेयर में ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ पॉसिबल है। और ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के पास ज्यादा ऊंचाई पे है और पोल्स के पास कम ऊंचाई पे। इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये अर्थ में आपका 0 डिग्री इक्वेटर है और ये आपका 90 डिग्री पोल है। अब हम लोग को ये पता है कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज है वो स्ट्रेट लाइन में आती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ की हवा भी सबसे ज्यादा गर्म होगी और वो बहुत ज्यादा ऊपर की ओर उठेंगी। और हम लोग को ये पता है कि पोल पे आपकी जो सनरेज होती हैं, मान लीजिए आपका 90 डिग्री पोल है और ये आपका सन है, तो सनरेज पोल्स पे तिरछी जाती है, स्लैंट जाती है। इसकी वजह से पोल्स पे गर्मी कम पड़ती है और इसी वजह से यहाँ की हवा भी कम गर्म होगी और कम ऊंचाई पे जाएगी। तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। देखिए हर तरीके का वेदर फिनोमिना जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ट्रोपोस्फेयर में होता है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। समताप मंडल। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक की होती है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। देखिए, इस लेयर में ना ही क्लाउड्स होते हैं और ना ही कोई वेदर फिनोमिना होती है। मतलब इस लेयर में बारिश वगैरह नहीं होती। इस वजह से इस लेयर में एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोस्फेयर के बारे में। मध्यमंडल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर होता है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक की होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दी स्पेस। देखिए, मीटियोराइट्स इस लेयर में जब घुसते हैं तब जल जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर के बारे में। बाह्य वायुमंडल। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। देखिए, आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। देखिए, इसी लेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। देखिए, अर्थ से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं वे थर्मोस्फेयर मतलब आयनोस्फेयर से वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोस्फेयर के बारे में, बहिर्मंडल के बारे में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। यहां पे हवा बहुत पतली है। ये वायु की पतली परत होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। देखिए, इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट गैसेस पाए जाते हैं। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। देखिए, सन अगर 2 बिलियन यूनिट्स एनर्जी रिलीज करती है तो अर्थ सिर्फ उसका 1 यूनिट ही रिसीव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 बिलियनथ भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, वेदर आपका शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ये हर घंटे बदल सकता है या हर दिन बदल सकता है। इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है।
एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, मॉइस्चर एटसेट्रा। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी करते हैं तो उसको वेदर कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। देखिए, अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो मतलब गर्मी हो और पसीना हो रहा हो तो ये किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। देखिए, अगर वेदर अच्छा है, हवा चल रही है, तो ऐसा वेदर हमें चीयरफुल बनाता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर हर दिन ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। मान लीजिए आज बहुत गर्मी पड़ रही हो सकता है कल के दिन हवा चले और मौसम अच्छा हो जाए। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. देखिए, क्लाइमेट जलवायु आपका लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। इसमें हम लॉन्ग टाइम पीरियड लगभग 35 ईयर्स के लिए 35 सालों के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की स्टडी करते हैं। तब किसी एक जगह की जलवायु क्लाइमेट डिसाइड होती है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इस डायग्राम में हमें वेदर इंस्ट्रूमेंट्स मौसम की जानकारी के लिए यंत्र के बारे में बताया गया है। पहला है आपका थर्मोमीटर जिससे कि टेम्परेचर मेजर करते हैं। तापमापी तापमान मापता है। दूसरा है आपका बैरोमीटर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। वायु दाब मापी वायु दाब मापता है। थर्ड है आपका रेन गेज, ये आपका कितनी बारिश हुई है वो मेजर करता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। चौथा है आपका विंड वेन, ये किस दिशा में विंड चल रही है वो दिखाता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर हम हर रोज फील करते हैं वो एटमॉस्फेयर का वायुमंडल का टेम्परेचर होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। देखिए, टेम्परेचर न केवल दिन और रात का बदलता है बल्कि टेम्परेचर सीजन टू सीजन भी बदलता है। जैसे अगर आप डिजर्ट एरिया में हैं तो दिन में आपको गर्मी लगेगी मतलब टेम्परेचर हाई होगा, और रात में आपको ठंडी लगेगी मतलब टेम्परेचर लो होगा। ऐसे ही समर में गर्मी होगी, टेम्परेचर हाई होगा, और विंटर में ठंडी होगी तो टेम्परेचर लो होगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन आतपन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। सन से कितनी सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है, इंसोलेशन आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. Therefore, the temperature decreases in the same manner. देखिए, सबसे ज्यादा सनरेज इक्वेटर पे पड़ती है, इसीलिए यहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे हम पोल्स के तरफ जाते हैं तो सनरेज स्लैंट मतलब तिरछी हो जाती है। इस वजह से
पोल्स पे कम गर्मी पड़ती है और इसी वजह से इंसोलेशन इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल्स पे कम, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है और पोल्स पे कम। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। देखिए, इस लास्ट वाले पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। देखिए, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारी क्रॉप्स तो उगेंगी ही नहीं, क्योंकि क्रॉप्स को उगने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रॉप्स को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हाइयर देन दैट ऑफ विलेजेस। सिटीज का टेम्परेचर विलेजेस के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. देखिए, सिटीज का टेम्परेचर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट, एसफॉल्ट से जो बिल्डिंग्स, रोड्स बने हैं वो बहुत हीट अप हो जाते हैं दिन में, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये हीट रात में रिलीज होती है तो रात भी गर्म हो जाती है। दिन के समय में एस्फॉल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। देखिए, सिटीज में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, पास पास बिल्डिंग्स है, तो वार्म एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और यहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जबकि विलेजेस में टेम्परेचर अच्छा रहता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। On the Celsius scale, the water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सेल्सियस स्केल पे पानी जो है वो 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, उबलने लगता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर प्रेशर, वायु दाब। Air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जो एयर है वो हमारे ऊपर बल लगाती है, लेकिन हमें वो प्रेशर, वो फोर्स फील नहीं होता। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर का प्रेशर हमारे शरीर पे हर तरफ से लग रहा है और हमारा शरीर जो है उसके ऑपोजिट प्रेशर लगाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और यहां पे वायु है, एयर है, तो इसके वेट की वजह से, इस वायु के वेट के वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा अर्थ सरफेस पे, उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नीचे हवा ज्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा कम होती जाएगी और जैसे जैसे हवा कम होते जाएगी उसका प्रेशर भी कम होते जाएगा। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट।
देखिए, एयर प्रेशर सी लेवल पे हाईएस्ट होता है और ऊंचाई के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ये हमने समझ लिया है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. देखिए, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज वितरण में किसी जगह के एयर प्रेशर को उस जगह का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब उस जगह का प्रेशर उस जगह के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये कोई जगह है, ए जगह हो गया, बी जगह हो गया, सी जगह हो गया और डी जगह हो गया। तो ये एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन पे ही है सब, लेकिन इन सारे जगह के प्रेशर इन जगहों के टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा मतलब लो प्रेशर एरिया होगा। तो मान लीजिए ए जगह का टेम्परेचर हाई है तो यहाँ का प्रेशर लो होगा। इसी तरीके से अगर बी जगह पे टेम्परेचर लो है तो यहाँ का प्रेशर हाई होगा। ऐसे ही करके हम लोग सी और डी का भी पता लगा सकते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। देखिए, जिस जगह पे टेम्परेचर हाई होगा वहां की हवा गर्म होगी और जब हवा गर्म होगी तो हवा हल्के होके ऊपर की ओर उठने लगेगी। इससे उस जगह पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा क्योंकि वहां से हवा ऊपर की ओर उठ गई है। देखिए, मान लीजिए ये कोई जगह है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होने लगेंगी और ऊपर की ओर उठने लगेंगी। तो इस जगह पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये निम्न ताप क्षेत्र बनाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। देखिए, लो प्रेशर एरिया क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहां से जो हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है तो ये अपने साथ वाटर वेपर्स भी लेके ऊपर की ओर उठेंगी और जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो हवा ठंडी होके क्लाउड फॉर्मेशन कर लेगी और फिर बारिश होने लगेगी। तो इसी वजह से लो प्रेशर एरिया जो है वो आपका क्लाउडी स्काईज और वेट वेदर से एसोसिएटेड होता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। In areas having lower temperature, the air is cold, it is therefore heavy. जिन क्षेत्रों में लो टेम्परेचर है वहां की हवा ठंडी होगी और भारी होगी। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। भारी हवा नीचे की ओर सिंक करती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है क्योंकि हवा उस जगह को दबाएगी। देखिए, जब भारी हवा नीचे की ओर आती है तो इस जगह पे आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काईज। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। देखिए, ये आपका मान लीजिए हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया है। तो वायु जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करेगी। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। चांद पर कोई एयर नहीं है, कोई वायु नहीं है, इसी वजह से वहां पे कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। इफ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट, द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड। देखिए, चांद पर कोई वायु नहीं है, इसीलिए वहां पे कोई एयर प्रेशर भी नहीं है,
लेकिन हमारी जो बॉडी है वो अंदर से प्रेशर लगाती है, तो इस वजह से ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने, तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाए जाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंड, पवन। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। देखिए, एयर का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, उसे विंड, पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कभी कभी विंड जब बहुत धीमे चलती है तो हम धूल धुआं उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कभी कभी विंड, पवन इतनी तेज चलती है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, परमानेंट विंड्स, स्थायी पवने। दूसरा, सीजनल विंड्स, मौसमी पवने। थर्ड, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट विंड्स के बारे में। स्थायी पवने, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो विंड्स, जो पवने पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, उन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर दी परमानेंट विंड्स। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। देखिए, इस डायग्राम में हमें मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम के बारे में बताया गया है। प्रमुख वायुदाब पेटियां, इसको हम लोग आगे की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी ईस्टर्लीज, ये रही आपकी वेस्टर्लीज, जो एक ही डायरेक्शन में पूरे साल भर बहती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजनल विंड्स के बारे में। मौसमी पवने, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। सीजनल विंड्स हर अलग सीजन में डायरेक्शन चेंज करती हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनसून इन इंडिया, उदाहरण के लिए भारत में मॉनसूनी पवनें। थर्ड है हमारा लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। देखिए, लोकल विंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहती है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बहती है, चाहे वो पूरे साल में कोई एक समय हो या दिन का कोई एक समय हो। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड सी ब्रीज, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका लैंड है और इधर आपका सी है, और ये आपका डे टाइम है। इधर भी आपका लैंड है और इधर भी आपका सी है, और ये आपका नाइट टाइम है। देखिए, जमीन जल्दी गर्म होती है और पानी जल्दी गर्म नहीं होता, क्योंकि पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है। तो एक यूनिट पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है, और अगर पानी गर्म हो गया तो उसे ठंडा होने में भी समय लगता है। ऐसा पानी के ज्यादा स्पेसिफिक हीट होने की वजह से होता है। तो दिन के टाइम पे लैंड जल्दी गर्म होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होके, हल्की होके ऊपर की ओर उठने लग जाएंगी। तो इस वजह से आपका लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये एरिया में आपका लो प्रेशर हो गया। लैंड की तुलना में सी कम तेजी से गर्म होगा, तो इधर टेम्परेचर आपका लो होगा लैंड की तुलना में।
और प्रेशर इधर हाई होगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो सी के तरफ से लैंड की तरफ हवाएं चलने लगेंगी, तो इसको सी ब्रीज कहते हैं। फिर अगर हम लोग नाइट टाइम की बात करें, तो पानी अब गर्म हो चुका है और ये धीरे धीरे अब ठंडा होगा, तो पानी का टेम्परेचर हाई है, तो प्रेशर यहाँ पे लो क्रिएट हो जाएगा और सी के तुलना में लैंड जल्दी ठंडा होगा, तो इधर टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो आपका लैंड की तरफ से सी की तरफ विंड्स चलने लगेंगी, तो नाइट टाइम में आपकी लैंड ब्रीज चलेगी। तो हम लोगों ने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझ लिया। अब आगे चलते हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज कॉल्ड लू। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। उदाहरण के लिए, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉइस्चर, आर्द्रता। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. जब पानी भूमि और डिफरेंट वाटर बॉडीज से इवापोरेट होती है, तो वाटर वेपर जलवाष्प बन जाती है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा ने कितना पानी वाटर वेपर होल्ड करके रखा है इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब एयर वाटर वेपर से पूरी तरह भरा हुआ होता है, तो उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. देखिए, जब एयर गर्म होती है, तो एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मतलब एयर ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर पाएगा, तो इस वजह से ये ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. देखिए, जब पसीना होता है तो आसपास जो हवा बह रही है, अगर वो ह्यूमिड ना हो और ड्राई हो, तो वो हमारे पसीने को उठा लेगी और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, इसलिए हमको उस टाइम अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हवा में पहले से ही मॉइस्चर हो और हवा ह्यूमिड हो, तो वो पसीना सुखा नहीं पाएगी और हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। हवा ऊपर जाता है तो ठंडा होता है। The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. एयर और वाटर वेपर ऊपर उठने के बाद ठंडा होता है और साथ में कंडेंस संघनित होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक जगह बड़े मासेस में मिलते हैं तो उन्हें क्लाउड्स कहते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. देखिए, जब ये ड्रॉपलेट बहुत हेवी हो जाता है और एयर में फ्लोट नहीं कर पाता, तो प्रेसिपिटेशन वर्षण के रूप में नीचे आता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम।
The moisture from their engines condenses. We see trails of these condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। देखिए, प्रेसिपिटेशन अगर लिक्विड फॉर्म में मतलब कि जल के रूप में हो रहा है तो उसे वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. देखिए, अगर पहाड़ के पेड़ को काट देते हैं तो रेन वाटर बेयर माउंटेन्स पे बहेगा और पहाड़ के नीचे जो लो लाइंग एरियाज होंगे, सेटलमेंट्स होंगे, वहां पे बाढ़ आ जाएगा। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। On the basis of mechanism, there are three types of rainfall. क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। पहला, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा। दूसरा, द ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। थर्ड, द साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा। देखिए, इस डायग्राम में कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में बताया गया है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल में एयर वार्म होता है, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर उठने के बाद वो ठंडा होने लगता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। तो इसी को कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ओरोग्राफिक रेनफॉल की, तो इसमें मान लीजिए कि एयर इस डायरेक्शन में बह रहा था और बीच में पहाड़ आ गया, तो एयर जो है ऐसे ऊपर की ओर उठने लगेगी और ऊपर उठने की वजह से वो ठंडा होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होंगी और क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर बारिश होगी। तो ये हो गया आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर पर्वतीय वर्षा। फिर अगर हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करते हैं, तो साइक्लोन में एक लो प्रेशर एरिया बनता है आई, और उस आई के चारों तरफ विंड्स घूमती हैं। ये विंड्स नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ घूमते हुए जाती है। तो देखिए, एयर भी साथ साथ ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर उठने की वजह से एयर ठंडा होगा और फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन करके बारिश होगी। देखिए, साइक्लोन का फिनोमेना हम लोग आगे के क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू दी अर्थ सरफेस। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट ऑकर। देखिए, अगर बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड्स टेक्स प्लेस। अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फिर बाढ़ आ जाती है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।